बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की तादाद तकरीबन 60 हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक रेत की दीवार साबित हुई है। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, या तो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं या फिर सियासत से ही दस्तबरदारी इख्तियार कर रहे हैं। दूसरी तरफ 9 मई के हवाले से जो मुज़म्मती बयानात आ रहे हैं उस पर तो बात हम कर ही रहे हैं और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो आकर बता रहे हैं आपको मीडिया पे। एक शॉट भी आपको हम दिखाना चाहेंगे पहले कि 9 मई के हवाले से खान साहब जो हैं जेल से बाहर आकर उन्होंने क्या कहा था। हालांकि उनके अपने इसी जमात के दीगर साथी जो हैं वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ राय रखते हैं और स्पेशली वो लोग जिनकी बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनों की। तो ये सारे बयानात हैं और इन तमाम चीज़ों के बाद हम देख रहे हैं खुद को जो टक्कर के लोग कहते थे वो एक के बाद एक पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में जो मुकदमात अभी तक हैंडओवर हो चुके हैं वो 33 हैं। 19 का ताल्लुक पंजाब से है और 14 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। एक और भी एजेंसी की रिपोर्ट जो प्राइम मिनिस्टर साहब को हैंडओवर की गई उसमें ये बताया गया कि जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी हुई उसमें तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के तो नाम हैं ही हैं, लेकिन कुछ और लोग जो एडर्स और अबेटर्स थे जिसमें जो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे, चाहे वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं या कहीं ना कहीं से जहां से भी उनको सहूलतकारी हो रही थी, वो तमाम के नाम जो हैं उन तहकीकात में उस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। थोड़ी देर पहले एक और डेवलपमेंट भी हुई और उसी से प्रोग्राम का आगाज़ भी करेंगे और वो ये कि इस हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया था जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में काम कर रहा था, जिसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल थे। और इसका काम जो था वो ये था कि जो हालिया ऑडियो लीक्स आई हैं उनकी तहकीकात हों, जिसके हवाले से सभी ये कह रहे थे कि होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, किस तरीके से इदारे को, जुडिशरी को इसके अंदर जो है उनका किरदार सामने आ रहा है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। उस पे आज अभी थोड़ी देर पहले जो तहरीरी हुक्मनामा आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो ये आया है कि उन्होंने इस कमीशन को बहरहाल काम करने से रोक दिया है। फिलहाल 31 मई को इस पर मजीद समाअत होगी। आज वैसे भी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब काफ़ी गुस्से में नजर आए थे। अटॉर्नी जनरल को मुसलसल कहते रहे कि ये हुकूमत जो है वो अदालती मामलात में मुदाखलत कर रही है और इस कमीशन की तश्कील को भी उन्होंने मशकूक अभी करार दे दिया है अपने तहरीरी फैसले के अंदर। इसी पर पहले बात का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बैरिस्टर सैयद गुलाम शबीर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। और राजा यासिर हुमायूं सरफराज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सूबाई वजीर हैं, आपका भी शुक्रिया। पहले तो डॉक्टर साहब इस पे बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी डिसीजन आया है। इन्होंने कहा कि ये आप लोगों ने किस तरीके से जजेस को नॉमिनेट कर दिया, किस तरीके से आपने खुद से ही फैसला कर लिया कि ये जजेस हैं और ये कमीशन का हिस्सा होंगे और ये इंक्वायरी करेंगे। आपके हवाले से उन्होंने बात किया कि अदालत के मामलात में आप लोगों ने मुदाखलत की और आपके सामने नतीजा है कि रोक दिया कमीशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अदालत के मामलात में मुदाखलत तब होती कि जब अदालत कोई तहकीकात कर रही है या अदालत कोई फ़ैसला करने जा रही है, किसी केस की समाअत कर रही है और हुकूमत उसे रोकने की कोशिश करे या हुकूमत उसके अंदर कोई रखना डालने की कोशिश करे या उसका समाअत मोड़ने की कोशिश करे। मैं समझता हूँ कि ये मामला जो ऑडियो लीक्स का है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला है और इसमें बहुत ज़्यादा आप ये कहें कि लीक्स आ चुकी हैं और पाकिस्तान के तमाम अवाम की ये ख्वाहिश है कि इनकी हकीकत जानी जाए। ठीक, पहली बात तो ये कि जिन जिन भी अफराद की आई हैं वो ज़रूरी नहीं कि सारी को गवर्नमेंट के हक़ में हैं, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी आती रही हैं। कुछ ऐसी हैं जिनसे आप कहें कि हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है, कुछ से अपोजिशन को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन बहरहाल मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। किसी की भी पर्सनल जो गुफ्तगू होती है उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, ये एक सीक्रेसी होती है और इसे इस तरह आप सोशल मीडिया या इसको मंजर-ए-आम पे रिकॉर्डिंग के बाद नहीं लाना चाहिए। वो सिलसिला तभी बंद हो सकता था कि जब हुकूमत इन तमाम ऑडियो लीक्स की तहकीकात थ्रू अ जुडिशल कमीशन हम नहीं कर रहे, वरना तो ये भी हो सकता था कि हम किसी DIG पुलिस की या किसी सेक्रेटरी की दाखिला की या किसी की भी
इस कमीशन बना के तो किसी भी मलबा डाल देते, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन इसलिए बनाया गया कि एक गैर जानिबदाराना तहकीकात हों, रिकॉर्डिंग क्यों हुई, कैसे हुई, किसने लीक की, वो सामने आ सके, कंटेंट सामने आए और इस सिलसिले को बंद किया जा सके। और लोगों की बहुत ज़्यादा इसमें कंसर्न्स थे। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बात है कि हमने कोई अदालती मामलात के अंदर कोई मुदाखलत की है। खुद से आपने कैसे पिक एंड चूज कैसे हो गया, लाइक काजी फैज ईसा साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आपने खुद ही नॉमिनेट कर दिया। काबिल एहतराम है, बहुत ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आप ये देखें कि बेंच की तश्कील के मामले में बहुत ज़्यादा अभी पिछले जो माजी करीब है इसमें लय दे हुई है, और हमने उनकी बेंचों की तश्कील के ऊपर बाकायदा तहरीरी दरखास्तें दी हैं। कुछ सिर्फ प्रोग्राम में बैठ के बात नहीं की, उसके बावजूद वो वही बेंच तश्कील दे रहे हैं। ओके। और हमने अगर कोई 3 नाम सजेस्ट किए हैं गवर्नमेंट ने, तो उनको आप किस हवाले से कहते? पहली दफा कोई बेंच बना है, मतलब ये पिछले 6 महीने में आप कह लें, मैं कम से कम 6 महीने तो सेफली कह सकता हूं कि कोई बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर हुकूमत ने तश्कील दी है, सारे के सारे बेंचेस चीफ जस्टिस साहब बना रहे हैं, ठीक है, और अपनी मर्जी के बना रहे हैं। बिल्कुल सही है। अब इस पे कुछ लीगल पॉइंट्स हैं बैरिस्टर साहब। पहले तो ये बताइएगा कि ऑब्वियसली ये एक तरफ का ये मौकफ है कि जब चीफ जस्टिस साहब कोई बेंच बनाते हैं तो वो किन जजेस को शामिल करेंगे, उनके नाम सुन के किसी को हैरत नहीं होती क्योंकि अब सभी को पता है। दूसरी तरफ पहले तो ये जो इन्होंने इंक्वायरी से रोक दिया है, पहला एतराज, एक एक करके सारे एतराजात के हवाले से आपसे मैं लीगल नुकात जानूंगी। पहला एतराज, क्या हुकूमत ये बना सकती थी इंक्वायरी कमीशन, जिस पर बात हुई है कि जी हुकूमत ने मुदाखलत की है जुडिशरी के इख्तियारात में? देखिए, इसमें काफ़ी सारे लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं और वन बाय वन मैं आपके सामने रखता रहूं ये लीगल पॉइंट्स। सबसे पहले फंडामेंटली 3 पॉइंट्स गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए हैं। नंबर 1 कि ये कमीशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अख्तियारात की इंटरफेरेंस करता है और ये पावर्स सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हैं टू इंक्वायर इनटू द मिसकॉन्डक्ट ऑफ अ जज। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि यहां पे टैपिंग इटसेल्फ किसी जज के अहलिया या किसी जज के रिलेटिव्स या वकला की गई है, तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की वायलेशन है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि किसी जजेस को एक कमीशन की अपॉइंटमेंट के लिए क्या ऑनरेबल चीफ जस्टिस से परमिशन लेना लाजमी है, क्या ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस का सवाबदीद है या नहीं। और ये तीन मेन क्वेश्चंस हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। मैं आपके सामने ये बात रखूं कि ये जहां तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सवाल है, ये बात दुरुस्त है कि आइन के आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किसी भी जज की मिसकॉन्डक्ट या इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। और इस केस में चाहे ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, सिर्फ एक जज के खिलाफ नहीं बल्कि आम तौर पे इसके अलावा ऑडियो लीक्स की भी बात हो रही है। आपके सामने एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है रखना, जो कि पॉलिटिकल पॉइंट है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में और जब ऑनरेबल जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के खिलाफ एक रेफरेंस फाइल किया गया, उसमें अंडर द अथॉरिटी ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट स्पेसिफिकली ये स्टांस लिया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आप किसी जज की सर्वेलेंस बिल्कुल कर सकते हैं, मुल्की मफाद में आप टैपिंग बिल्कुल कर सकते हैं, और इसको जस्टिफाई किया गया। ये स्टांस रिकॉर्ड पे है। और इंटरेस्टिंगली इनफ, मुझे याद है उन्होंने ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो क्लिप भी मौजूद है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि बिल्कुल होनी चाहिए, ये इदारों की भी जिम्मेदारी है कि देखा जाए कौन मुल्की मफादात के खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने जस्टिफाई किया था फोन टैपिंग को। लेकिन ये भी देखना जरूरी होगा सादिया आपके प्रोग्राम में कि ऑनरेबल जस्टिस फैज ईसा साहब का स्टांस भी यही था कि उनका जो स्टांस था, उन्होंने जो डिफेंस लिया, उनका डिफेंस ये था कि टैपिंग इलीगल्स हैं और सर्वेलेंस बिल्कुल गैर कानूनी है। इट डजंट मैटर, द कॉन्सिक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मेरे ख्याल में इफ आई वर ऑनरेबल जस्टिस काजी फैज ईसा, आई वुड हैव रिक्यूज्ड माई सेल्फ फ्रॉम द बेंच, बिकॉज अगर आपका असूली तौर पर एक दफा मौकफ आ गया
कि ये टैपिंग्स इलीगल हैं, तो आप उस कमीशन की सरबराही नहीं कर सकते। ये जरूर देखना होगा कि उस कमीशन के TOR नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाई आर वी जंपिंग द गन? TOR नंबर 3 ये कहता है कि क्या इन ऑडियो लीक्स से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मुतासिर होती है या नहीं। सो ये हो सकता है, लेट अस नॉट गिव अप होप, कि काजी साहब की जो कमीशन है वो उनको भी फिक्स करे कि ये इलीगल टैपिंग करता कौन है, ये सर्वेलेंस करता कौन है। तो ये TOR में भी शामिल है। आपके सामने ये पॉइंट भी मैं रखना चाहूंगा। अच्छा, मैं इस पे आती हूँ। मैंने आपसे भी ये भी पूछना है कि अब ये जो फैसला आया है इसके बाद हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं कि अपील में जाएंगे, क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे इसको। लेकिन पहले मैं जरा राजा यासिर हुमायूं साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जो बहुत सारी पिटीशंस टेकअप हुई हैं उसमें से एक पिटीशन इमरान खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन की, साबिक वज़ीर आज़म की थी। अब मुझे ये बताइए राजा यासिर साहब के जो एतराज़ात दूसरी तरफ से हुए, और ऑब्वियसली ये एक आप लोगों पर काफ़ी अरसे से हो भी रहा है, जिसमें जुडिशरी के हवाले से भी PDM का एक मौक़िफ़ है। मरियम साहिबा जो हैं वो खुल के ये बात बार बार जलसों के अंदर कर चुकी हैं कि आप लोगों को बहुत सारे फ़ायदे दिए गए हैं और यकतरफ़ा फ़ैसले जो हैं वो आप लोगों के हक़ में आ रहे हैं। सो अगर ये वाकई कहीं पर भी जजेस के अपने रिलेटिव्स की, कहीं किसी सास की, कहीं अहलिया की मुबय्यना ऑडियोज़ आ रही थी, सो इसमें मुज़ायका क्या था कि अगर वाकई दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, आप लोग ये चीज़ क्यों रुकवाना चाहते थे? क्यों आप गए सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के ये कमीशन सही है ही नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप दुरुस्त बात कह रही हैं कि कमीशन लाजमी बनना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो गई है, और उसकी वजह मैं आपको बाद में बताता हूँ, हमारी वजह से नहीं हुई, उसके नतीजे में हर चीज़ ही डिवाइडेड नज़र आ रही है। आपकी जुडिशरी भी, हर चीज़ अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, और अब इसको अल्लाह करे कि हम दोबारा ठीक करने के लिए उस राह पे चलें। हम बिल्कुल उसके बॉटम पे पहुँच चुके हैं, और हम इसको ठीक ना किया तो शायद मुल्क जो है वो दोबारा उठ भी ना सके। अब इसकी शुरुआत क्या है? इसकी शुरुआत वो ज़हनियत है जो पाकिस्तान बनने से पहले और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान स्टडीज़ के करिकुलम के ज़रिए हमने अपने, और मैं बड़ी एकेडमिक बात कर रहा हूँ, बिल्ड करनी। डिवाइसिव पॉलिटिक्स होती क्या है कि आप किसी एक पूरी कौम को या एक पूरी नस्ल को या एक पूरे एथनिसिटी को कहेंगे ये लोग ऐसे हैं, तो ये एक अजीबो गरीब सोच जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स के नतीजे में बनी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में बड़ा डिटेल से इसका जिक्र किया था कि इसका होगा क्या इवेंचुअली। पहले बांग्लादेश बना इसी वजह से, और अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह इस पाकिस्तान को सलामत रखे, और उसके लिए जो रोल मैं अदा कर सका ज़रूर करूंगा, क्योंकि मेरे आबा अजदाद ने पाकिस्तान बनाने में एक रोल प्ले किया था। अगेन बात वही है कि ये कमीशन आपने ये तो कहा कि बनना चाहिए, बट सवाल यही था कि फिर उसको, उसकी तश्कील को रोका क्यों? उस पर एतराज़ात क्या थे? देखिए मेरा ख्याल ये है कि ऑब्वियसली एतराज़ ये है कि कुछ और ये ऑब्वियसली आप एक क्लियर सी अंडरस्टैंडिंग है कि काजी फायजी साहब जो बड़े अच्छे जज हैं, बाय द वे, मेरी नॉलेज के मुताबिक, और बड़े फैसले भी बड़े अच्छे, लेकिन एक इम्प्रेशन बन गया कि वो खिलाफ है PTI के, और ऑब्वियसली जो उनके रेफरेंस आया जिसके पीछे आई डोंट नो कौन था, आपको भी पता ही है, तो वो समझते होंगे। मैं यही बात कर रही हूँ कि आप जब मैं PTI के लोगों से बात करती हूँ तो ऑब्वियसली वो कहेंगे कि ये इंप्रेशन बन गया, एग्जैक्टली जो आपने अभी कहा। मैं डॉक्टर साहब आपसे पहले सवाल इस पे करके फिर बैरिस्टर साहब की तरफ जाती हूँ कि जी मुकम्मल कीजिए यासिर साहब। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप जो कह रही हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इसको ठीक कैसे करना है इस पे बात करें, मेरा ख्याल है, क्योंकि मेरा तो कोई मौक़िफ़ और है ही नहीं। बिल्कुल बात करेंगे। मैं तो पहले हैट्स ऑफ टू यू कि आप अभी तक उन लोगों में से जो PTI के साथ हैं, आज ही आपके दूसरे कॉलीग साबिक कॉलीग मुराद राज साहब ने जो बातें की हैं वो भी उसी लीग में शामिल हुए हैं जिन लोगों ने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। बहरहाल डॉक्टर साहब, इस मामले को लेकर अब आप लोग वापस क्या करेंगे? चैलेंज करने जा रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए, हमेशा हम रूल ऑफ लॉ की ही बात करते हैं, और बैरिस्टर शबीर शाह साहब ने, मैं समझता हूँ कि टेक्निकली बड़े खूबसूरत और बड़े नपे तुले अंदाज में इसके कानूनी पहलुओं में बात की है, मैं उसे एंडोर्स करता हूँ, और उसके बाद कानूनी तरीके से ही इसे आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें मैं समझता हूँ कि उन तमाम अवामिल का जायज़ा लेते हुए कि जिनके तहत ये अभी तक ऑडियो लीक्स क्या क्या असरात इनके मरतब हो चुके हैं जुडिशरी पे, हमारी, जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट के हवाले से, अपोजिशन के हवाले से, बहुत सारी इसमें जो है वो सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है, उसका कुछ सदेबाब ज़रूर होना चाहिए।
और हमने तो वो रास्ता इख्तियार किया था जो बड़ा साफ सुथरा और शफाफ था। ठीक है, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट अब ज़ाहिर है 31 मई को उन्होंने अभी दोबारा इसकी तारीख जो है वो दी है, तो लेट्स सी वी विल फॉलो द लीगल पाथ इंशाल्लाह। ठीक है, मैं क्विकली जरा बैरिस्टर साहब से जवाब लेके फिर मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। पहले बताइएगा कि इसमें हुकूमत के पास आपके राय में क्या ऑप्शंस हैं बैरिस्टर साहब? देखिए, आईनी तौर पे हुकूमत के पास ये ऑप्शन है कि वो रिव्यू फाइल कर सकती है उसी बेंच के सामने। अपील का प्रोविजन इस वक्त प्रोवाइडेड नहीं है सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ। ये ऑर्डर विल कंटिन्यू टू होल्ड द फील्ड 31 मई तक। सो अगर कोई मैं चीज सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूं तो वो ये है कि ये ऑर्डर इन द फील्ड रहेगा, इसके खिलाफ रिव्यू फाइल होगा इसी बेंच के सामने। अच्छा, ठीक। एक और सवाल का मेरे जवाब दे दीजिए, फिर मुझे बार बार ब्रेक के लिए कहा जा रहा है कि आज एक और भी रिमार्क्स जो हैं हम देख रहे थे, एक और जज साहब की तरफ से ये कहा गया कि वो जजेस उनके हवाले से क्या कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछे बगैर, चीफ जस्टिस से पूछे बगैर खुद इसका हिस्सा बन गए। या जाहिर है इन 3 जजेस के हवाले से बात हो रही है, आपको लगता है कि इन 3 जजेस से भी किसी किस्म की कोई इंक्वायरी हो सकती है, इनको भी कोई शो कॉज नोटिस जारी किया जा सकता है कि आप लोग कैसे चले गए इस हुकूमत के नॉमिनेटेड कमीशन में? आई डोंट थिंक उसकी जरूरत होगी। ऑलरेडी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट डिवाइड का शिकार है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, इकोनॉमी एक तरफ, हमारी जुडिशरी, इस सब का मैं पहले भी कई दफा कहता आ रहा हूं, इट्स अ वेकअप कॉल फॉर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, देयर आर 2 सुप्रीम कोर्ट्स फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस। आज भी क्या हो रहा है दैट दे आर बीइंग लेबल्ड, ये जजेस, खुदा न खास्ता, नॉट इन माई ओपिनियन बट पब्लिक परसेप्शन इज कि ये प्रो पीटीआई जजेस हैं, प्रो सीजेपी कैंप है, ये एंटी सीजेपी कैंप है। सो ऐसे कौन से डिफरेंसेस हैं जो ये आपस में रिजॉल्व नहीं कर सकते? फॉर गॉड्स सेक, आई मीन पूरा मुल्क एक तरफ, अगर आपका जुडिशरी का एक पर्सपेक्टिव होता है, अगर आप लोगों का निजाम अदल से एतबार उठ जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं रह जाता। जो लिटिगेंट कोर्ट के सामने खड़ा होता है, अगर उसको यह मालूम हो जाए कि जुडिशरी की डिवाइड आपको इतनी ज्यादा इस वक्त नजर आ रही है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। 9 मई के जो भी पुरतशद्दुद वाक़यात हमारे सामने आए हैं, उसमें जैसे हमने बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स में ये तमाम के तमाम मामलात भेजने का फैसला पहले ही हो चुका था और अभी तक 33 सस्पेक्ट्स जो हैं वो हैंड ओवर कर दिए गए हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में उनके केसेस चलेंगे, उनका ट्रायल होगा। 19 का ताल्लुक पंजाब से है और 14 का खैबर पख्तूनख्वा से है। पहले तो मैं बैरिस्टर साहब इस पे आपसे जानना चाहूँगी कि ऑब्वियसली इसका भी क्रिटिसिज्म मौजूद है, पहले भी रहा है। बार बार बात की जाती है कि APS के बाद भी जो आइन के अंदर आप तरमीम लेकर आए थे तो वो सनसेट क्लॉज था, वो 2 साल 3 साल के बाद वो ख़त्म हो गया। सो इसके लिए तरमीम नहीं हुई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके भी जहाँ हम देख रहे हैं कि हर वो चीज़, हर वो मामला जो है वो अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर जाते हैं, चैलेंज करते हैं। आपको लग रहा है कि अगर इस चीज़ को भी चैलेंज किया जाता है उनकी तरफ से तो उनकी सुनवाई होगी? देखिए, इस पर मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर 9 मई के अटैक्स, जैसे हम पहले कह चुके हैं कि शर्मनाक वाक़यात हैं, निहायत ही अफसोसनाक वाक़यात, इनकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, इनमें लेकिन एलिगेशन क्या है? दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए हमारे पास ATC कोर्ट्स मौजूद हैं। सो माय ओपिनियन इज वेरी, ये वाक़यात और ये ट्रायल्स ATC कोर्ट्स में होने चाहिए। इसमें पहले जजमेंट्स मौजूद हैं। यासिर साहब, आप फरमाइएगा कि ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला तो अब बहुत क्लियर हो चुका है। हुकूमत ने, वज़ीर दाखिला ने, सब ने आपको बता दिया है कि जो सिविल तनसीबात पर अटैक करने वाले लोग हैं उनका तो ATC में ही चलेगा मुकदमा, लेकिन जिन्होंने मिलिट्री तनसीबात पर हमले किए हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के ही दायरा इख्तियार में आता है। आपके अपने लोग जिस तरीके से, हमने शुरू में भी शॉर्ट्स चलाए कि आपके अपने कारकुनान आके अब कन्फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर लोग आके कन्फेस कर रहे हैं कि हाँ हमारे लोग शामिल थे और बाकायदा प्लानिंग और कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ, तो फिर पीछे रह क्या जाता है? हाँ जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है सिर्फ एक लीगल पॉइंट ही रह जाता है कि लीगली अलाउड है या नहीं।
और वो मेरा ख्याल है लॉ के लोग ही बता सकते हैं, मुझे तो नहीं पता कि जो सनसेट क्लॉज है वो एक्सपायर हो गया उसकी वजह से लॉ या नहीं। और अगर ज़रूरत भी है तो असेंबली में दोबारा पास करा ले, मेरा ख्याल है हाफ मेजॉरिटी तो है, तो उसको लीगल होना चाहिए, मैं समझता हूँ। बाकी तो जिसने गलती की है उसको नतीजा तो यासिर साहब, मुझे आपकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बड़ी जल्दी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी तरफ से भी आ सकती है? देखें, बड़ी जल्दी में तो है नहीं, इतने दिन हो गए हैं, तो प्रेशर तो मेरे पे बिल्कुल कोई नहीं, क्योंकि ना तो मैं कहीं गया हूँ ना मैंने मैं कैद हूँ किसी जेल में। अच्छा। बल्कि मैं अपने घर में रह रहा हूँ और ना ही मेरा कोई रिश्तेदार कैद है, ना मेरे घर पे किसी ने हमला किया है। तो उसकी वजह क्या है वो भी बता देता हूँ कि मैंने आज तक हमेशा डिसेंट गुफ्तगू की है, ना कभी आर्मी के खिलाफ इदारों तो सोच ही नहीं सकता, लेकिन नून लीग के बारे में भी जब बात करता हूँ तो तहजीब के दायरे में रह के करता हूँ। और ये मेरी तरबियत का असर कह लें या तालीम का कह लें, आई डोंट नो, लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स। कभी मैंने कोई मिलिशिया ज्वाइन नहीं की थी। पीटीआई को जब ज्वाइन किया था तो बड़े डिफरेंट टाइप के लोग थे, नईमुल हक साहब, और अभी इजाज छोड़ गए, जमाल अंसारी साहब, और इवन जो पॉलिटिशियन नहीं है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है ऑब्वियसली वो तो वैसे ही मेरे दोस्त थे जो बाद में आए बहुत सारे, लेकिन जो ओरिजिनल ग्रुप So are you also leaving PTI? यासिर साहब, नहीं, आप PTI छोड़ रहे हैं? जी नहीं, मैंने अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया क्योंकि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट भी नहीं है मेरे पे, जो बेसिकली क्या कहते हैं लोगों के अपने कई लोगों को क्योंकि अच्छा, आप कह रहे रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपके तो काफी लोग जो हैं वो चलें ठीक है, वो जेलों में बहुत सारे उनको चीजों का इदराक हो रहा है, वो कहते हैं हम जेल में गोशत तन्हाई में रह के बहुत सारी चीजें समझ गए हैं। मैं अर्ज कर देता हूं, मेरी अर्ज सुनो जी, फरमाइए। जेल में ना, मैं भी जेल में जब गया था 2014 के में इसी सियासी केस में फंस गया था, और वो धरने के दिनों में, तो मेरे लिए तो इट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं जब एचएसएन कॉलेज में था तो मैंने वालिद साहब को कहा मैंने इसके हॉस्टल में नहीं रहना, इसके बाथरूम ठीक नहीं, तो उन्होंने जिमखाना मूव कर दिया था। तो हमारे जैसे लोग पॉलिटिक्स में कहा जेल जा सकते हैं, अपनी बंदे को लिमिटेशंस पता होती है ना। जब मैं जेल गया तो 3-4 थोड़ा बैटल हार्डन हो गया, लेकिन वो मुझे बी क्लास मिल गई। लेकिन ये जो सलूक हो रहा है वो चक्कियों में हमारी वो मलाइका बुखारी जैसी खवातीन जो बड़ी डिसेंट और सारे, बट आपको याद होगा यासिर साहब कि ये ओके, ये ठीक है, मैं कल देख रही थी बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें सी क्लास में रखा गया जेल के अंदर, लेकिन ये सी क्लास, आपको याद है इमरान खान साहब के कुछ बयानात थे कि ये जो नून लीग के लोग हैं इनको सी क्लास मिलनी चाहिए। फिर नैब के जो केसेस थे उसमें भी एक ये नोटिफिकेशन आया था कि जितने भी नैब के मुकदमे उनको सी क्लास में भेजें। देखिए, मैंने अर्ज किया ना कि मैंने कभी गलत चीज को एंडोर्स कभी नहीं किया था। पार्टी में ज़ाहिर है आपकी एक पोजीशन होती है, आपको जो इख्तिलाफ होता है पार्टी मीटिंग्स में करते हैं। मेरा हमेशा से ये ख्याल है कि आप किसी को गंदा कह के उसको या बुरा सलूक करके उसको बुरा साबित नहीं कर सकते आप। मेरा ख्याल था कि हमें पार्टी में जब आप पावर में आ गए थे तो हमें चाहिए था कि जो कोर्ट्स को केस नॉर्मल जैसे चलते हैं चलने देते, और अगर किसी ने इम्प्लीकेट होना था तो हो जाता। गवर्नमेंट में आने के बाद तनकीद करने की क्या तुकती, मैंने तो नहीं की, या तो मेरे अमाल फर्क हो तो आप मुझे कह सकती है, बाकी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अक्सर लोग तो भाग गए हैं, पार्टी छोड़ के जूतियां पड़ी हैं कईयों को जो फजूल गुफ्तगू करते थे, और खान साहब को गलत बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, आपके बारे में ऑब्वियसली आपने ऐसी बात कही भी नहीं है, और मैं यहाँ कहूंगी भी नहीं कि आपने कभी ऐसी इससे कोई अलग हट के बात की हो। डॉक्टर साहब, आपका इस पे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आज 33 सस्पेक्ट्स जो हैं वो हैंड ओवर हो गए। देखिए, यासिर साहब बात कर रहे थे, उससे पहले कई प्रोग्रामों में रहे, मैं इनकी इस बात को एंडोर्स करता हूँ कि ये तो खैर अभी मुख्तलिफ सिचुएशन बन गई है 9 मई के बाद, लेकिन उससे पहले भी इन्होंने अपने ख़ास अंदाज से अपनी पार्टी का दिफा किया, या ख़ास अंदाज से दूसरी जमातों की गलतियों की निशानदेही की। पॉलिटिकली अगर ये समझते हैं कि दूसरी जमात किसी का गलत है, जो कि हर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का और सियासी कारकुन का राइट है, ये है सियासत। हर पार्टी को इसी अंदाज और अतवार से सियासत करनी चाहिए, और मोर और लेस मैं अपने बारे में भी कह सकता हूँ कि मेरा भी मोर और लेस तरीकाकार इसी तरह रहा है कि सियासत को जाती दुश्मनी ना बनाएं, आप रहकर इख्तलाफ करें। अब आप उस इख्तलाफात को भी छोड़ें। जब आप सियासी जमात सियासत को छोड़ के रियासती इदारों के ऊपर हमलावर हो जाए और अस्करी इदारों के ऊपर हमलावर हो जाए, और उसमें सबसे बड़ी मिसाल जो है वो GHQ कोर कमांडर का घर, वो शुहदा की यादगारें और उनके मज़ारात हैं, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि पूरा राइट है जो रियासती इदारे हैं उनका कि वो उन लोगों को जो इस काम में मुलविस हैं, जिन्होंने इसकी तरगीब दी है, जिन्होंने इसकी प्लानिंग की है,
उनकी एक ऐसी मिसाल सेट करें कि आइंदा कोई रियासती इदारों पे हमलावर ना हो, सही है। क्योंकि ये एक इंतहा है। और उसके बाद जो बाकी चीज़ें आती हैं, फिर आप अपने पूरे मुआशरे में बिल्कुल ठीक किसी है। जगह भी किसी के भी घर की दीवारें अगर फलांगने की कोशिश करेंगे तो आपका एक आप कह रहे हैं मुल्क कि एक एग्जांपल मुआशरा सेट कहाँ होनी रह चाहिए। सकता है। थैंक यू सो मच। आई हैव टू वाइंड अप हियर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर साहब आपका भी, और राजा यासिर हुमायूं साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।